हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके AML KYC सर्टिफिकेट का चैप्टर 3 जो है मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल मेजर्स। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के फील्ड में ग्लोबली क्या क्या काम किया गया है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 2 पेज में था, तो मैंने इसलिए उसकी सीधी क्लिपिंग आपको लेके उसमें समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत छोटा टॉपिक है और इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं ना। देखिए, तो इसमें आपको पढ़ना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है ग्लोबली क्या क्या मेजर्स किए गए, क्या क्या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या क्या उसके लिए स्टेप्स लिए हैं, वो हम इसमें सारा हिस्टोरिकल डेटा देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म का सभी चीज़ें जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं वही इसमें दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे ग्लोबली सभी के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, है ना। और इसके लिए सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे स्टैंडर्ड्स या ऐसे मेजर्स सेट करे हैं जो कि इस ग्लोबल प्रॉब्लम को, मनी लॉन्ड्रिंग की या टेररिज्म फाइनेंसिंग की जो प्रॉब्लम है उसको डील कर सके, उसको मिनिमाइज़ कर सके। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हुए अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, अलग अलग मेजर्स सेट किए हैं और अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स लेके आए हैं। तो जो सबसे पहले इस चीज़ में किसी इनिशिएटिव लिया गया था वो था आपका कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। इनके द्वारा जो है फर्स्ट इसमें स्टेप लिया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जून 1980 में। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप इन जून 1980, इन्होंने सबसे पहले इसके लिए स्टेप लिए। ये जो कमिटी है मिनिस्टर्स की, इन्होंने क्या कहा अपनी उसमें कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत हाईली इफ़ेक्टिव और मतलब वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, एक मिनट फ्रेंड्स, इस मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसमें यहाँ पर हाईलाइट की गई है मैंने कि जो कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स थी उन्होंने कंक्लूड किया, ये जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें, कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस तरह के जो प्रोसीजर है उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत हाईली इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। साथ ही जो बैंक जो हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ या जुडिशियल अथॉरिटीज़ या पुलिस हैं, उनके साथ मिलकर इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो है यूनाइटेड स्टेट ने जो है ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड उसके लिए ये मेजर्स लिए थे, तो इसी के थ्रू जो है सब्सिक्वेंटली और आगे चल के इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी है उसको भी कम करने के लिए प्रयास किए गए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का जो वियना कन्वेंशन हुआ था 1988 में। ठीक है, तो वियना में यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हुआ किसके लिए, एलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लिए हुआ था। तो इसमें जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस था ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, है ना, इन्होंने एक प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करना चाहती हैं उनके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये जो मेजर्स बनाया गया था इस कन्वेंशन पे, उसमें ये भी था कि जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफ़र होता है या इस तरह की कोई भी और एलिसिट ओरिजिन से ट्रांसफ़र मूवमेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, तो वो भी इसी तरह का ऑफेंस माना जाएगा। ये भी ये जो कन्वेक्शन हुआ था उसमें इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया था या इसके लिए लॉ बनाए गए थे। ठीक, तो ये जो स्टेप था इनिशियली, जो ये सबसे बड़ी था स्टेप्स थी, और इस तरह की स्टेप जो थी वो बिगनिंग थी किसके लिए, किस मनी लॉन्ड्रिंग के प्रिवेंशन के लिए, लीगल रिजीम बनाने के लिए। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन एक्चुअली में हुआ था किसके लिए, आपका ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, लेकिन इसके लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था और जो मेजर्स बनाए गए थे उसमें जो रूल्स और लॉ डिफाइन किए गए थे वो समवेयर रिलेटेड थे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से भी। तो इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या प्रॉपर्टी का मूवमेंट होता है तो
उसके थ्रू जो है उसके एलिसिट ओरिजिन को छिपाया जाता है तो वो एक तरह का ऑफेंस माना जाएगा। और इसको जो है जो भी कॉपरेशन थे उनका म्यूचुअल असेसमेंट मिला, म्यूचुअल एग्रीमेंट मिला, और इसी की तरह जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक लीगल रिजीम इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, जो आगे मतलब ये शुरुआत थी। फिर आगे चल के क्या हुआ 1998 में, ये जो हम पढ़ रहे थे ये 1988 की बात थी। ठीक है, 1988 में वियना कन्वेंशन हुआ था। फिर 1999 में क्या हुआ है, 1998 में यूएनडीसी ने क्या किया है कि इसको जो है पॉलिटिकली डिक्लेरेशन देके जो जनरल असेंबली है उसने क्या किया है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग को अडॉप्ट किया है ना, जिसके कारण जितने भी इस तरह के सीरियस क्राइम थे, सिर्फ जस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड नहीं, इस तरह के जो भी इलीगल क्राइम थे इस तरह के, उनको क्या किया गया है, वो एक मैंडेट उसके लिए कर दिया गया है। और इस तरह का जो है उसको कम्बैट करने के लिए, कम करने के लिए एक बहुत ब्रॉडर इस बोलना चाहिए स्टेप था। ठीक है, तो 1998 में इसको जो है जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया और ये जो है एक ब्रॉडर स्कोप इसने लिया, जिससे कि इस तरह के और भी जो ऑफेंसेस हैं उनको कवर किया जा सके। ठीक, फिर 2000 में क्या हुआ, पाल्मेरो कन्वेक्शन हुआ। ठीक, ये यहाँ पर 2003 दिया गया, बट ये एक्चुअल में जो है फ्रेंड्स हुआ था पाल्मेरो कन्वेक्शन 2000 में, जिसमें कि ये जो डील थी जो भी कन्वेक्शन में हुआ उसको साइन किया गया, और ये जो इफेक्टिव हुआ है वो 2003 से हुआ है। इसलिए इस जो कन्वेक्शन है उसको लिखा गया है पाल्मेरो कन्वेक्शन 2003, इफेक्टिव 2003 से हुआ है। लेकिन इसको जो साइन किया गया था और जब ये कन्वेक्शन हुआ था एक्चुअल में वो हुआ है ईयर 2000 में। ठीक, तो ईयर 2000 में क्या हुआ, पाल्मेरो में जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसको किस का जो ये था कन्वेक्शन था उसको किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, मतलब यूनाइटेड नेशंस ने क्या अडॉप्ट किया, इंटरनेशनल कन्वेक्शन अगेंस्ट ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक, तो ये जो ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही तो मनी लॉन्ड्रिंग था, जिसके थ्रू कि लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को यूज़ करके इस तरह के क्राइम कर रहे हैं। तो इसमें यही से डिसाइड किया गया कि उन इस तरह के क्राइम के लिए एक रूल रेगुलेशन बनाई जाना चाहिए। ठीक है, जो कि इस तरह के जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हो रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, वो उनको सीरियसली देखा जाए, रिकवर किया जाए और उनको रोका जा सके। ठीक, तो यहाँ पर कुछ प्रोविज़न्स बनाए गए हैं थे उसके लिए, साथ में उस ये भी यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं उसको के लिए एक रेगुलेटरी रेजिम भी बनाया जाना चाहिए, जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको डिटेक्ट किया जा सके, जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिपोर्ट किया जा सके और कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन किया जा सके कि कौन से ऐसे कस्टमर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो आपने KYC पॉलिसी में एक तरह से वो पढ़ी थी चीज़ें, उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। IMF के द्वारा भी ईयर 2000 में एक ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर असेसमेंट स्टार्ट किया गया। ठीक है, जो कि उसकी जो भी मेंबर कंट्रीज़ थी उनके लिए भी एप्लीकेबल था ये प्रोग्राम। इसके थ्रू जो है IMF ने जो AML-CFT का टेक्निकल असिस्टेंस है उसको एक रेगुलर एक्टिविटी के थ्रू स्टार्ट किया। साथ में जो भी और इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए जो भी प्रैक्टिस हो रही थी उनके लिए भी यूज़फुल पॉलिसी प्रोवाइड करी, एडवाइस की और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर IMF ने योगदान दिया था 2000 में। फिर उसके बाद जो है आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का कॉन्सेप्ट आया, जब ये मनी लॉन्ड्रिंग के आपके डेवलपमेंट चल ही रहे थे कि आपको किस तरह से सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करनी है। तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए जो है एक एजेंसी की रिक्वायरमेंट फील हुई कि हम ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस किसको रिपोर्ट करेंगे, कोई ऐसी मतलब एजेंसी होना चाहिए, कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए कि इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी हिस्ट्री रखी जा सके, उनको एनालाइज किया जा सके और उनके लिए अगर कोई ऐसे कानून बनाए जा सके या पनिशमेंट जैसी चीज़ होनी चाहिए और उसको रोका जा सके। इस तरह के को फॉर्मुलेट करने के लिए या सर्कुलेट करने के लिए कुछ एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही इस लेवल पर जाके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की ज़रूरत फील हुई। ठीक,
तो फिर जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इसके कारण कई कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश की गई और ये अर्ली 90s के टाइम पर इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके इस्टेब्लिशमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि कोई ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाई जा सके जो इस तरह की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनका एक्सेस रख सके। साथ में जो भी फाइनेंशियल सिस्टम में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसको कम्बैट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा सके और उसके लिए कोई एफर्ट्स बना सके कि हाँ हम मनी लॉन्ड्रिंग को कम कर सकें, कम्बैट कर सकें। साथ में ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको रिपोर्ट कर सके, तो इसके लिए एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जो उनका असेसमेंट करे और प्रोसेस करे इस तरह के ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, तो इसके लिए जो है इन सारी चीज़ों के लिए, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ईयर 2000 में क्या हुआ था, लगभग 40 रिकमेंडेशन दिए गए थे FATF के द्वारा। उनको देखते हुए अलग अलग कंट्रीज़ में ये FIU बनाई गई थी। ठीक, तो जो प्राइमरी पर्पस था FIU का वो क्या था, क्या कलेक्ट करना, जो भी इस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से या टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड हैं, उनको कलेक्ट करना, फिर उनको एनालाइज करना और उनसे अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन निकालना और उसको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनकी हेल्प से इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को की इन्फॉर्मेशन निकालना, ये उसका मेन काम होता था। तो इन 1996 में क्या हुआ, एक एगमोंट ग्रुप था, उसने भी जो है FIU की एक डेफिनेशन दी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फिर 90s में जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में FIU इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन इंडिया में जो FIU इस्टेब्लिश हुआ है वो हुआ है आपका 18 नवंबर 2004 में आपका FIU इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक, और ये इंडिया में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के थ्रू जो है संचालित किया जाता है। ठीक, तो इसने 1996 में एगमोंट ग्रुप ने इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन दी थी कि एक तरह की कैसी होगी, सेंट्रल नेशनल एजेंसी होगी जो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनके असेसमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए और उनको डिसेमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और फाइनल उसका जो है डिस्क्लोज़र करेगी उस तरह के ट्रांजैक्शंस का। ठीक, तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनके डिस्क्लोज़र में क्या होगा कि कौन उस ट्रांजैक्शन से या उस सस्पिशियस क्राइम से कंसर्न्ड है ना, किसने वो किया है वो इन्फॉर्मेशन देना। साथ ही जो भी रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन है या रेगुलेशंस है मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के लिए वो उस अप्लाई करना। तो ये इसके की डेफिनेशन इसमें दी गई है, मतलब इसने एगमोंट ने दी है। साथ ही जो एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, ये एक तरह से जितनी भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं पूरी कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, उनका एक ग्रुप है, एक इंटरनेशनल कॉपरेशन है जिसको कि क्या बोलते हैं, एगमोंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक, इसमें करंटली 151 मेंबर हैं, बट आप एग्ज़ाम के पहले इसको एक बार गूगल करके जाइएगा कि एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के कितने मेंबर हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बस आपको जो है FIU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ध्यान से रखना है। और जो IMF ने असेसमेंट स्टार्ट किया था उसका नाम है ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर असेसमेंट। ठीक है, तो ये एक नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उसमें कितने मेंबर हैं आपको ये ध्यान। और जो फर्स्ट कन्वेक्शन हुआ था इसको लिए वो कहाँ पर हुआ था, वियना में हुआ था 1998 में। ठीक, और जो पाल्मेरो कन्वेक्शन हुआ था वो 2000 में साइंड हुआ था और 2003 से एप्लीकेबल हुआ था। ठीक, ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, लेकिन छोटा सा चैप्टर था आपका, बस इसमें आपको FIU जो है थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो इंडिया में जो है FIU आपका 18 नवंबर 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।